Assalamu alaikum, students. Walaikum assalam, sir. How are you? Alhamdulillah, sir. How about you, sir? I hope you're fine. Alhamdulillah. Right. I think in the previous class, we discussed about the microscopy and calibration as well. Yes, sir. Yes, sir. Did you get the idea of calibration? We also have solved some MCQs as well regarding the calibration. And I think now you are Yes, with the sir. We position did use a of few. person. Great. So now let's to start the last part of this chapter, and these are the different cell organelles which we have to discuss. So for the cell organelles, we have to start from the first organelle, which is the mitochondria. In the meantime, I'm going to share screen with you for much more elaboration. Just stay with me for a while. Yes, so let's talk about the mitochondria and other organelles as well. So today's topic is the cell organelles, and the first organelle is mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए मैं एक ब्रीफ सा डायग्राम बना रहा हूं. Mitochondria is somewhat like a rod-shaped structure, and it is a double membrane structure. The outer membrane is smooth, which I have constructed, and the inner membrane is a bit folded membrane like. So it is a डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ की बात करें, वैसे तो ये वेरिएबल होता है, लेकिन जनरली हम कहते हैं कि इट इज अबाउट 20 माइक्रोमीटर. ठीक है, और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन आ गए, जिसकी वजह से देयर आर टू कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. दो कंपार्टमेंट बन गए, एक आउटर कंपार्टमेंट
एक इनर कंपार्टमेंट। तो जो इनर कंपार्टमेंट है वो मैं इस पे डॉट्स डाल रहा हूं ताकि आपको समझ आए। दिस इज दी इनर कंपार्टमेंट, एक रूम बन गया अंदर। और एक बाहर वाला कंपार्टमेंट है जो कि स्मूथ एरिया है। तो ये जो बाहर वाला कंपार्टमेंट है, दिस वन, ये कहलाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहलाते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी दो मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस। ये पूरा एक जो कि हमारा आउटर कंपार्टमेंट है। आउटर कंपार्टमेंट। अच्छा, जो इनर कंपार्टमेंट है अंदर वाला, आई मीन ये वाला जहां मैंने डॉट्स लगाए हैं, ये कहलाता है मैट्रिक्स। So the outer compartment is intermembrane space and the inner compartment is matrix. ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, फोल्डेड मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के हर एक फोल्ड को हम क्या कहते हैं? आई मीन अगर मैं किसी भी एक फोल्ड को ले लेता हूं, लेट सपोज कीजिएगा ये वाला फोल्ड पकड़ लेते हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? फोल्ड को, इसको हम कहते हैं क्रेस्टा। क्या कहते हैं? क्रेस्टा। और अगर आप सारे फोल्डेड मेम्ब्रेन की बात करें एक साथ, तो इसका प्लूरल होता है क्रेस्टे। सो क्रेस्टे। तो इसका मतलब है तीन स्ट्रक्चर आपके सामने, इसके नाम याद रखने हैं: मैट्रिक्स, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड क्रेस्टा। अच्छा, फिर एक चीज और, माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम डायामीटर की बात करें तो डायामीटर भी वेरिएबल होती है, इसकी रेंज है, हम कहते हैं 1 से लेके तकरीबन 3 माइक्रोमीटर तक इसका डायामीटर हो सकता है। 1 to 3, मोस्टली ये 1 के आसपास होती है, लेकिन कुछ बहुत लिमिटेड और कुछ बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे होते हैं जो 3 माइक्रोमीटर के डायमेंशन तक पहुंचते हैं। मेजोरिटी 1 के रेंज में होती हैं। ठीक है बेटा, ये समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. अच्छा, ठीक। अब इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो चीजें और है जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं यहां बना देता हूं, डॉट्स हटा लेता हूं। राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो चीजें और क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ यहां शेयर कर रहा हूं। एक तो है हमारे पास, आपको याद होगा, सर्कुलर डीएनए। तो सर्कुलर डीएनए एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ थोड़ी सी बना दी है। सर्कुलर डीएनए जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसलिए ये भी आपको याद रखना है, सर्कुलर डीएनए। सर एक दफा प्लीज वापस से आप ओवरव्यू दे सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का? सॉरी, सर आप वापस से एक दफा प्लीज ओवरव्यू दे सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया का ओवरव्यू दे दूं? सामने लिखा हुआ है बेटा, ओवरव्यू में क्या देना है? 3 चीजें मैंने बताई: इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स, क्रिस्टा, और इसके अंदर एक एडिशनल मॉलिक्यूल है वो सर्कुलर डीएनए है, जो कि सॉरी एडिशनल जो स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर डीएनए है, जो कि मैट्रिक्स के अंदर पड़ा हुआ है। इसका जो लेंथ है वो 20 माइक्रोमीटर है, और इसका जो डायामीटर है वो 1 से लेके 3 माइक्रोमीटर तक है। क्लास रिकॉर्डेड हो रही है, बाद में भी आप इसको सुन सकते हो। अच्छा जी, तो ये तो हो गया सर्कुलर डीएनए। आप लोगों को याद है मैंने आपसे कहा था कि सर्कुलर डीएनए के साथ एक और स्ट्रक्चर भी था जो कि अंदर मौजूद था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वो क्या चीज थी, याद है? जब हम फर्क कर रहे थे प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, तो वो क्या चीज थी? Which organelle is present inside the mitochondria? And नहीं बेटा, लीनियर डीएनए नहीं होता। लीनियर डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ऐसा करोगे क्या तुम लोग? इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी ये हाल है?
मैंने आप लोगों से कहा था कि राइबोसोम होता है, सर, उसके दो दो किस्में होती हैं। 70s हाँ, राइबोसोम्स। 70s राइबोसोम्स होगी, मैंने बताया था आप लोगों को। सो ये है 70s राइबोसोम्स। So these are the 70s राइबोसोम। अब बुनियादी तौर पे आपको ये चीजें याद करनी है इस वक्त जो आपके सामने स्क्रीन पे है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, अब क्या चीजें, बुनियादी चीजें क्या क्या हो गई, मैं आपके साथ अभी शेयर करूं। पहली बात तो ये है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जो इंपॉर्टेंट है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर डीएनए इन मैट्रिक्स। उसके बाद 70s राइबोसोम इन मैट्रिक्स। उसके बाद टू कंपार्टमेंट्स, ठीक है। इसके बाद मच फोल्डेड मेम्ब्रेन कॉल्ड क्रिस्टा या क्रिस्टे। इसके साथ डायामीटर 1 to 1 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर तक, लेंथ 20 माइक्रोमीटर। तो ये कुछ बुनियादी चीजें आपके सामने आई माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से। अब ये तो इसका स्ट्रक्चर था सारा। अब थोड़ा सा इसके फंक्शन के मुतालिक भी बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं इट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का ताल्लुक किस चीज के साथ होता है? रेस्पिरेशन के साथ होता है। और यहाँ होता क्या है? सिंथेसिस ऑफ व्हाट? सिंथेसिस ऑफ व्हाट? ATP. ATP. सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अच्छा, ये एटीपी सिंथेसिस कहाँ होती है? क्रिस्टा में होती है। सो हम कहते हैं एटीपी फॉर्मेशन takes place in the crista। तो अब आपको ये भी पता है कि क्रिस्टा या क्रिस्टे हैज लार्ज सरफेस एरिया टू accommodate more enzymes। कौन से एंजाइम? एटीपी सिंथेस, जो कि एटीपी बनाने में हेल्प करता है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एंजाइम्स अवेलेबल होंगे, ज्यादा एंजाइम्स अवेलेबल होंगे तो ज्यादा तेजी से एटीपीज बनेंगे। सो क्रिस्टा हैज लार्ज सरफेस एरिया टू अकोमोडेट मोर एंजाइम रिएक्शंस। ज्यादा एंजाइम रिएक्शंस होंगे तो ज्यादा तेजी से एटीपी बनेगी और तेजी से बनेगी। तो ये आपसे सवाल पूछ सकता है कि why the inner membrane is much more folded। तो आपका जवाब क्या होगा? This is to increase the surface area of the DNA। लेकिन इसमें भी आपको मार्क नहीं मिलेगा, आपने बताना भी होगा कि अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो उसका फायदा क्या होगा। तो आप कहेंगे since ATP is produced in the crista, therefore large surface area of the crista will enable us to perform much more reactions to synthesize more ATP। बेटा समझ रहे हो? क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, तो अब इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना सर्कुलर डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया
mitochondria has its own DNA. Therefore, it does not dependent on nuclear DNA to get instruction for its for its division. जब कोई सेल डिवाइड होगा, सेल डिवीजन होगी, तो एक सेल से जब दो सेल बनते हैं तो ऑर्गेनेल भी डिवाइड होंगे। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की डिवीजन होती है, यानी अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है वो न्यूक्लियस से नहीं आती, बल्कि इसका अपना डीएनए ही है। इसलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंट होता है अपने सेल डिवीजन में। So division of mitochondria is not controlled by the nucleus. Actually, mitochondria is itself responsible to control its own cell division. Sorry, to its own division. यानी माइटोकॉन्ड्रिया को डिवीजन करने के लिए, आपको पता है, आप लोगों ने ओ लेवल के अंदर पढ़ा था कि सेल की अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन सब रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। ये आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ा था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर चीज न्यूक्लियस के कंट्रोल में होती है। न्यूक्लियस इज नथिंग। अगर न्यूक्लियस की कोई वैल्यू है तो वो उसके डीएनए की वजह से है, क्योंकि लीनियर डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो और डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, जो कि डीएनए खुद एक जीन है जो कि आगे इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड करता है सेल्स की मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका अपना इंस्ट्रक्टर मौजूद है तो इनको बाहर वाले इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन अकॉर्ड। माइटोकॉन्ड्रिया divides by its own accord. तो माइटोकॉन्ड्रिया को किसी से इंस्ट्रक्शन लेने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, फिर आपको पता है कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शंस मिलती है किसी ऑर्गेनेल को डिवीजन में, तो वो इंस्ट्रक्शन जीन्स देते हैं और जीन्स उस किसी एंजाइम के थ्रू देते हैं। अब सारे एंजाइम्स किससे से बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन का जो ताल्लुक है वो राइबोसोम से होता है। आपको पता है राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना मौजूद है 70S। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन बनाने के लिए भी किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अपना ही राइबोसोम मौजूद है। तो बेटा, जब भी डीएनए इंस्ट्रक्शन देती है तो डीएनए के इंस्ट्रक्शन का पहला काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आप ये कहते हैं कि भाईजान मुझे एक कमरा बनाना है या एक घर बनानी है, एक बिल्डिंग बनानी है, तो एक आर्किटेक्चर आपको एक मैप देता है, नक्शा देता है। ये नक्शा होगा जो कागज के ऊपर बना होता है और इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब अगर आपके घर के अंदर आपका भाई है या चचा है या कजन है और वो खुद एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है और आपके फैमिली मेंबर है, आपके घर के अंदर रह रहा है, तो आपको बाहर जाके मार्केट में पैसे खर्च करके नक्शा बनाने की क्या जरूरत है? जब आपके बंदा घर में ही बंदा मौजूद है तो आप उसे कहते हैं यार ये हम घर बना रहे हैं, आप एक बना लीजिएगा नक्शा। वो बना देता है नक्शा। अच्छा, फिर जब घर बनता है तो घर नक्शा पास होने के बाद आप अपना घर बनाने बिल्ड करने जा रहे हैं, तो बिल्ड के लिए आपको लेबर की जरूरत पड़ती है। आपको जो मिस्त्री होता है जो कि दीवार वगैरह बनाते हैं या जो भी है, जो जो इंजीनियर्स हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। अब अगर आपके पास आपके घर में आपके फैमिली में ऐसे लोग हैं कि जो कि लेबर भी है, आर्किटेक्चर्स भी है, वो घर भी बना सकते हैं, तो आपको बाहर से लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आप बना सकते हैं। तो हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक इंस्ट्रक्टर और एक डेवलपर। डेवलपर कौन है? राइबोसोम है, क्योंकि वो प्रोटीन बनाता है। और इंस्ट्रक्टर कौन है? वो डीएनए है। तो जब दोनों चीजें
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर क्या आपको लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को न्यूक्लियस की बात सुननी चाहिए? क्या कहते हो? नहीं, बल्कि वो अपना काम खुद परफॉर्म कर सकता है। इसलिए सेल्स के अंदर हमेशा हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियस को पता भी नहीं चलता, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह डिवाइड होते रहते हैं। अगर कहीं माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम हो जाए तो वो दोबारा पूरी हो जाती है उनकी डिवीजन से। तो सर जी सर ये सर्कुलर डीएनए ना जो इंस्ट्रक्शंस देता है माइटोकॉन्ड्रिया को? जी बिल्कुल, सर्कुलर डीएनए। ओके। अच्छा, सो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय इट्स ओन अकॉर्ड। इसी तरह हम कहते हैं कि सिंस इट हैज इट्स ओन राइबोसोम, therefore therefore protein synthesis can also be done here। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का को अगर कोई प्रोटीन बनानी है, जो प्रोटीन इसके मेम्ब्रेन को चाहिए या इसके अंदर कोई एंजाइम है, जैसे कि एटीपी सिंथेज है, एटीपी सिंथेज जो एटीपी बनाने में इस्तेमाल होता है वो एक एंजाइम है, और आपको पता है सारे एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, तो प्रोटीन बनाना भी तो हमें चाहिए होगा ना। तो प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास अपने जो डेवलपर है वो मौजूद है, 70S राइबोसोम्स है, और इंस्ट्रक्शन देने वाला भी मौजूद है जो कि सर्कुलर डीएनए है, इसलिए इसको न्यूक्लियस के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, बहुत बार पेपर में आया है, और आपसे पूछते हैं कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो उन्होंने एक थ्योरी बनाई है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी वो ये है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज ऐसी है, 3 प्रॉपर्टीज सॉरी, बल्कि 4 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो बैक्टीरिया से बिल्कुल मिलते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक ऑर्गेनेल है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज बैक्टीरिया से मिलते हैं। तो वो कौन से प्रॉपर्टीज है जो बैक्टीरिया से मिलते हैं? मसलन नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरिया में भी है, इसमें भी है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम, जो बैक्टीरिया में भी है और इसमें भी है। तीसरा, साइज, कितना? 1 माइक्रोमीटर, जो कि बैक्टीरिया का भी साइज होता है, इसका भी साइज होता है। चौथा, मेथड ऑफ डिवीजन। अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बैक्टीरिया की तरह बाइनरी फिशन से डिवाइड होता है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो जब चारों पॉइंट्स बैक्टीरिया की तरह मिलते हैं तो बायोलॉजिस्ट ने एक थ्योरी बनाई है। अब थ्योरी आपको पता है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, एक प्रेडिक्शन होती है। वो ये कहते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट वाज अ बैक्टीरिया इन द एंशिएंट लाइफ। पुराने जमाने में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था ये असल में एक बैक्टीरिया था, और इस बैक्टीरिया को, जो कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट होता है, इस बैक्टीरिया को एक यूकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ किया। सुनते जाएं गौर से मैं क्या कह रहा हूं। इन्होंने कहा पुराने जमाने में ये माइटोकॉन्ड्रिया असल में एक बैक्टीरिया था जिसको एक यूकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ किया। इनगल्फ करने के बाद वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सका, किसी वजह से उसको डाइजेस्ट करना था लेकिन नहीं कर सका। जब डाइजेस्ट नहीं कर सका तो उस बैक्टीरिया ने, जिसको आज हम माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं, और उस यूकैरियोटिक सेल ने जिसने इसको इनगल्फ किया था, इन दोनों ने आपस में समझौता कर लिया, और उस समझौते का एक नाम है जो कि आप लोगों ने ओ लेवल के अंदर पढ़ा था, उसको हमने नाम दिया था म्यूचुअलिज्म। आप लोगों को याद होगा? नो सर। आप लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं पढ़ा था?
इकोलॉजी में? पढ़ा था सर। पढ़ा था पढ़ा सर। था सर सर। पढ़ा था सर, बट ये टर्म नहीं पढ़ी। ये भी नहीं पढ़ा था? सर ये वाली टर्म भी पढ़ी हुई है, आप ही ने पढ़ाई थी जब रिवीजन करा रहा था। हाँ, तो तुम लोगों ने क्या पढ़ा है? ऐसी फालतू हो क्या गए हो? ये तो बहुत जरूरी चीज होती है, पढ़ना होता है। म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बियोसिस का मतलब होता है अ बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेयर बोथ द ऑर्गेनिजम्स गेट्स बेनिफिट फ्रॉम वन अनदर। क्या कह रहा हूं? यस सर, लाइक वेनम। हाँ बिल्कुल, एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, सही कह रहे हो फातिमा। तो ये एक डिस्कशन है। मैं आपको बताता चलूं, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान ऐसी सिचुएशन हो जिसमें दोनों को फायदा हो। A beneficial association between two organisms is called symbiosis. Yeah, a type of relationship between two organisms where both of them are gets benefit from one another is called symbiosis. और उसको क्या कहते हैं? Type of association where one of the organisms gets benefit and the other become injured or killed. उसको क्या कहते हैं? पैरासाइटिक पैरासाइटिज्म। शाबाश। तो आप लोग इस वक्त क्या है, पैरासाइट है या नहीं है? यस सर। क्यों? किसको सर खा रहे हो? कहाँ से हो हम लोग? इस वक्त आप पैरासाइट हो ना, पेरेंट्स को खा रहे हो, दे आर होस्ट। ठीक है। सो एक वक्त आएगा फिर आप इंशाल्लाह ताला पेरेंट्स को देंगे, वो आप पे डिपेंडेंट होंगे। अच्छा, तो बहरहाल खैर, मैं इट वाज जस्ट अ जोक। अच्छा, तो म्यूचुअलिज्म पे हम बात कर रहे थे, सिम्बियोसिस पे बात कर रहे थे। तो कहते हैं कि बैक्टीरिया ने और उस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने आपस में म्यूचुअलिज्म डेवलप की। कैसे? सुने गौर से। बैक्टीरिया को चाहिए था खुराक यानी शुगर, और वो शुगर उसको यूकैरियोटिक सेल प्रोवाइड कर रहा था कि ये लो आप ग्लूकोज खाओ। और बैक्टीरिया उसके जवाब में क्या कर रहा था कि उस ग्लूकोज को तोड़ के उसमें से एटीपी बना रहा था। तो ये थ्योरी है असल में। सो द बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक सेल्स डेवलप a beneficial situation in such a way that bacteria gets food from the eukaryotic cell, and in response they give the ATP for the organism. So that is a theory, and on these 4 points we say like the bacteria was initially like, the mitochondria was initially like a bacterium because it has close relationship with bacteria, as it has its own 70S ribosome, as it has its own circular DNA, and its size is near about the bacteria, and its method of division is also bacteria, because bacteria is also independently divide, and it also independently divide. So these are some terms, and these are the discussions about the mitochondria. Now it's your turn. If you want me to ask something, you can ask. This is the end of mitochondria, and now we will start another organelle, which is chloroplast. But in mitochondria, the most important thing which you have to focus, I told you these are some points in front of you. I told you that it's a, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन है, आपको याद होना चाहिए, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी जो आप देना चाहेंगे, इंपॉर्टेंस क्या चीजें हैं, इसका डायामीटर कितना है, 1 to 3 माइक्रोमीटर। फिर आपको पता होना चाहिए इट हैज अ लार्ज सरफेस एरिया, यानी क्रिस्टा का सरफेस एरिया क्यों ज्यादा होता है, इसका मैंने आपको जवाब दिया, वो यहाँ है। ATP formation takes place in the crista, therefore crista has large surface area to accommodate, क्या accommodate करेंगे, क्या accommodate करेंगे, more enzyme reaction, ये बड़ा important point, ठीक है। और divide by its own accord, divide by its own accord, doesn't need the nuclear instructions because it has its own developer and own instructor. And 2 compartments, 70S ribosome and circular DNA. और जो theory थी वो आपको याद रखनी है, why अगर आपसे एग्जामिनर सवाल पूछते हैं for 2 marks, why mitochondria is regarded as like a prokaryote, तो फिर आप जवाब देंगे because it has some close resemblance with the prokaryote in the sense that it has a circular DNA, it has a 70S ribosome, its dimension is about 1 micrometer, which is near about bacteria, and its mode of
cell division is like the bacteria. बेटा got it? कोई confusion तो नहीं है? क्लियर सर। सर एक सवाल है हम्म, सर, हम माइटोकॉन्ड्रिया को एसेंशियली एक पावर हाउस का निकनेम इसलिए देते हैं बिकॉज इट्स सेल्फ सस्टेनिंग, और इट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन? नो, पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि पावर आप लोग बेसिकली किसको कहते हैं? एनर्जी को कहते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिक पावर है तो वो भी एनर्जी है। तो चूंकि इसका ताल्लुक एनर्जी की प्रोडक्शन से है, इसलिए इसको हम पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करने वाला स्ट्रक्चर है। या हम कह सकते हैं कि इट्स अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल। ओह ओके Sir. सर, थैंक यू, क्लियर। यस बेटा। सर ये 70th राइबोसोम का मतलब क्या है सर? मतलब 70 राइबोसोम होते हैं? भैया समझा दो इनको, कोई है क्लास? आपने शायद पहली क्लास मिस की थी मेरे ख्याल में। 70s जी राइबोसोम सर, मैं पहले वीक में एब्सेंट था, बाकी उसके बाद सारी ली हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 70s राइबोसोम अभी बता देता हूं मैं। असल में राइबोसोम के दो टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं दो, एक राइबोसोम साइज में बड़ा होता है और उसका मास ज्यादा होता है। एक राइबोसोम साइज में छोटा होता है और उसका मास कम होता है, हल्का होता है। और ये दोनों राइबोसोम जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, उस साइंटिस्ट का नाम है स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो उस साइंटिस्ट ने उन दोनों राइबोसोम के साथ एस का वर्ड लगा दिया, यानी S70S और 80S, एस फॉर स्वेडबर्ग। तो ये एस जो है ना, ये एक इन्होंने एक मेजरमेंट का यूनिट इस्तेमाल किया। जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर आप लोग AMU एटॉमिक मास यूनिट लगाते हो, तो यहाँ एक ऑर्बिटरी यूनिट है। ये सिर्फ ये शो करने के लिए कि अगर 70S है तो ये हल्का वाला है, छोटा वाला है, 80S वाला है तो ये भारी वाला है। समझ रहे हो? जी सर, बेहतरीन समझ आ गया। चलो गुड, शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। चले जी, आगे चलें, आगे मूव करते हैं। अब एक और ऑर्गेनेल की तरफ आते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में होता है, नहीं होता? नहीं सर, नहीं नो होता। सर, नहीं होता। नहीं सर। No, नहीं sir. नहीं होता। तो फिर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? सर प्लांट क्यों सेल नहीं में पढ़ना पढ़ेंगे, चाहिए अगर सर? पढ़ेंगे। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, क्या पता, मैंने कहा तुम लोगों को प्लांट से ज्यादा लगाव ना हो, कहीं कि सर छोड़ दे इसको, फिर इसलिए पूछना पड़ता है ना। अच्छा जी, चले। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्लोरोप्लास्ट नाउ। क्लोरोप्लास्ट इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या था? रॉड शेप था। इट्स अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूं, और आपको ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, आपको पता ही है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, not in all plant cell, only those plant cell which are present in the green area of the plant, like the leaf, like the green stem, and so on. But it is not present in those area of the plant where no photosynthesis take place. So chloroplast का मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ जो कि डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। बल्कि एक काम कर लेता हूँ ना, इसको डिफरेंट कलर से शो करता हूँ, कुछ समझाना जरा आसान हो जाएगा। इसको मैं शो करता हूँ इस लाइन से। अच्छा, अभी तो एक मेम्ब्रेन बनी है, इसकी भी दो मेम्ब्रेन होती हैं। So it is also a double membrane structure. So it is also a double membrane structure. अच्छा, लेकिन इन मेम्ब्रेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम है। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है
और ये मेम्ब्रेन किस तरह के होते हैं मैं बता देता हूँ, इसका डायग्राम बना देता हूँ पहले। अच्छा, ये अगर आप देखें तो एक पूरा का पूरा मेम्ब्रेन सिस्टम है और इसने अंदर एक कैविटी बना ली है। अगर आप देखें तो मैं इसके अंदर तो से एक 2-3 डॉट्स डालता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए, ये जो मैं डॉट्स डालूं तो अंदर बाकायदा एक कैविटी बन गई है। मेजोरिटी बुक्स कहती हैं कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे कि स्टैक ऑफ कॉइन, सिक्के होते हैं ना, आपने बहुत सारे सिक्कों का एक कॉइन्स का एक स्टैक बनाया है। मसलन कुछ यूं, फॉर एग्जांपल आपने एक सिक्का रखा है यूं, इसके ऊपर दूसरा सिक्का रखा है, तीसरा सिक्का रखा है, चौथा सिक्का रखा है, पांचवा सिक्का रखा है, छठा सिक्का रखा है। इस तरह बहुत सारे सिक्के रखे हैं आपने। और फिर आपने क्या किया, सपोज कि यार सिक्के तो है लेकिन अब कॉइन जो होते हैं वो तो अंदर से फिलअप होता है। आप ये समझे कि ये जो कॉइन है ये अंदर से हॉलो है, पूरा कॉइन जो है वो अंदर से हॉलो है। तो अगर आप इनके हॉलो लेयर को यहां से ब्रेक कर दें तो देखें ना, ये ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये एक स्टैक ऑफ कॉइन जिसको हम यूजुअली कहते हैं, स्टैक ऑफ कॉइन एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये तो एक स्टैक ऑफ कॉइन आपके पास बना है और एक स्टैक ऑफ कॉइन की तरह यहाँ जो शेप नजर आ रही है। तो अच्छा, फिर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आगे कंटिन्यू होता है एक और स्टैक के साथ। यानी अगर मैं इसको यहाँ से रप्चर कर दूं और यहाँ एक और बनाऊं, ये देखिएगा, अच्छा अब ये जो है ना आपस में इस तरह कंटिन्यू होते हैं। होते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे स्टैक ऑफ कॉइन्स होते हैं। बहुत सारे होते हैं असल में, और ये भी इसी तरह आपस में जुड़े होते हैं। इसका मतलब है इनकी जो अंदर ल्यूमेन है ना वो कंटिन्यू है आपस में। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से चीजें, आई मीन मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर शो कर लेता हूँ। मतलब ये देखिए, ये ऐसे कंटिन्यू है, यहाँ चीजें आ सकती है वहां से एक एक स्टैक से दूसरे स्टैक में, अंदर इंटरनल एक पूरा सिस्टम कंपार्टमेंट का बन गया है। तो अब इनको हम लेबल कर रहे हैं और इसको नाम क्या क्या दे रहे हैं। सबसे पहले ये जो बाहर वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ये पूरा का पूरा स्ट्रोमा है। मैं इसको थोड़ा सा कलर दे देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। ये स्ट्रोमा है पूरा, जिसको मैं ऑरेंज कलर से शो कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा स्ट्रोमा है। दीज आर स्ट्रोमा। बीच में ये सारा स्ट्रोमा है, ये सारा का सारा स्ट्रोमा है। दिस इज स्ट्रोमा। ठीक है, ये हो गया स्ट्रोमा।
अब रह गया हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर कहलाता है पूरा, मतलब अगर मैं इसको पूरे को लेबल करूं, दिस इज कॉल्ड, इसमें इंटरनेट शायद स्लो है, अच्छा जी। सो अब हम यहां इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड ग्रेनम। क्या कहोगे इसको, ग्रेनम। और अगर ये तीनों ग्रेनम, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 बनाए हैं, तीनों ग्रेनम को मिला के एक साथ बात करेंगे तो इसको हम कहेंगे ग्रेना। ग्रेना इज द प्लूरल एंड ग्रेनम इज द सिंगुलर। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? यस सर। अच्छा, अब इस एक ग्रेनम को मैं जरा बाहर बनाता हूं और उसको फर्दर एक्सप्लोर करता हूं। ये जो ग्रेना आप देख रहे हैं यूं, जी सर। हाँ, इस ग्रेना का अगर एक पार्ट मैं जरा उठाऊं, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, इस एक ग्रेना का अगर मैं एक पार्ट उठाऊं, मतलब सिर्फ ये वाला, मतलब एक फोल्ड, जैसा कि वहां पे आपने इसको नाम क्रिस्टा दिया था माइटोकॉन्ड्रिया में, यहां हम इसको एक और नाम देते हैं, एक ग्रेना के एक फोल्ड को, यानी एक मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ, अभी तक आपके पास 2 कंपार्टमेंट है, एक आपने येलो से शो किया है, येलो वाला कंपार्टमेंट कहलाएगा स्ट्रोमा, और एक कंपार्टमेंट जो अंदर वाला है जिसमें मैंने पर्पल डॉट्स डाले हैं, मतलब जो थाइलाकॉइड ल्यूमिन के अंदर वाला है। अच्छा, मैं इसको भी जरा येलो कर दूं क्योंकि ये जगह भी अलग से है, ये जगह भी नहीं है, सॉरी, मैंने इसको थोड़ा सा इससे शो करना था। बेटा आप लोग अपने माइक्स बंद रखिएगा प्लीज, थैंक यू। अच्छा, अब देखिए ये जो व्हाइट वाला पार्ट नजर आ रहा है पूरा ना, ये व्हाइट वाला पार्ट जो नजर आ रहा है, ये एक और कंपार्टमेंट है जो कि इनर कंपार्टमेंट है। जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी इनर कंपार्टमेंट बना था और आपने इसको नाम दिया था मैट्रिक्स, तो यहाँ व्हाइट कंपार्टमेंट हमें नजर आ रहा है अंदर वाला, इसको मैं नाम दे देता हूं, सॉरी ब्लैक से बना देता हूँ थोड़ा, इसको हम नाम दे देते हैं थाइलाकॉइड ल्यूमिन या थाइलाकॉइड स्पेस। बस ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने याद रखने हैं क्लोरोप्लास्ट के। तो मेरे ख्याल में आपको चीजें समझ आ रही है, क्या क्या चीजें थी? यस सर। यस सर। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। called स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, ये हो गया आपकी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अच्छा, इस डायग्राम को बेटा जरा गौर से देख के मुझे बताएं, क्लोरोफिल कहां पर होंगे इसमें? क्लोरोफिल सिर्फ उस जगह पे होंगे जो जगह आपको डार्क ग्रीन सर नजर आ रही है। ग्रेना के अंदर से। बिल्कुल, शाबाश। और ग्रेना के अंदर किस जगह? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। ये जो लाइन ग्रीन नजर आ रही है, इसको मैंने इसलिए ग्रीन बनाया ताकि आपको आसानी से समझ आए, जहां जहां ग्रीन नजर आ रहा है सिर्फ वहीं पर क्लोरोफिल है और कहीं क्लोरोफिल नहीं है। इसका मतलब है थाइलाकॉइड ल्यूमिन के अंदर भी क्लोरोफिल नहीं है, सिर्फ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल लगे होते हैं। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन उसमें क्लोरोफिल होता है। तो वहां क्लोरोफिल बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थी, और यहाँ क्लोरोफिल कहाँ पे है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर है। ठीक है, ये आप आगे A2 में डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं बताऊं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर।
एडिशनल थर्ड मेम्ब्रेन, जो अंदर वाला मेम्ब्रेन, एक और मेम्ब्रेन भी है, और मेम्ब्रेन सिस्टम, थर्ड मेम्ब्रेन और एडिशनल मेम्ब्रेन सिस्टम। अच्छा, एक चीज हम भूल गए थे, वही बता देता हूं। स्ट्रोमा के अंदर क्या पड़े हुए हैं, गैस करो। क्या पड़े होते हैं स्ट्रोमा के अंदर? खामोशी नहीं होनी चाहिए, मैंने बताया था। मॉलिक्यूल्स, हम्म, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम सर सर, लिपिड क्लोरोप्लास्ट में ड्रॉपलेट्स, राइबोसोम्स होते हैं। बच्चों 70s प्रोटीन होता है राइबोसोम, प्रोटीन। 70s राइबोसोम। सर उसके बाद उसके अलावा लिपिड ड्रॉपलेट्स और स्टार्च ग्रैन्यूल्स वगैरह भी हो सकते हैं। बेटा वो तो आप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं ना, यहाँ मैं ऑर्गेनेल की बात कर रहा हूँ। ओके तो सर। आपको मैंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70s राइबोसोम्स होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70s राइबोसोम्स होते हैं। तो ये 70s राइबोसोम्स हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्या खास चीज थी, याद करो। सर्कुलर डीएनए से। शाबाश। तो यहाँ हमारे पास सर्कुलर डीएनए भी नजर आ रहे हैं, मैं बना रहा हूँ ब्लू से, नजर आ रहे हैं? यस सर। Yes, visible. ठीक है, तो ये क्या चीजें हैं? दीज आर सर्कुलर डीएनए। ठीक है जी, तो ये भी हो गया। अच्छा, तो अब आप कहते हैं 70s राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए in the stroma, right? डायामीटर, शाबाश। माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होगा छोटा होगा, क्या ख्याल है? सर बड़ा होगा। शाबाश। इसका रेंज है 3 माइक्रोमीटर से लेके 5 10 माइक्रोमीटर तक। सर 10 माइक्रोमीटर नहीं होता? अल्लाह ना करे वेरिएबल बेटा, होता है। 10 माइक्रोमीटर तो पहुंच ही नहीं सकता। 10 माइक्रोमीटर न्यूक्लियस होता है, ठीक है? ओके सर। तो इसका जो रेंज है वो 3 to 5 है, लेकिन 5 पे भी नहीं पहुंचता था। मेजोरिटी इसका साइज 3 के आसपास होता है, 3.5, 3.6, 4 समथिंग, पर बहुत कम टाइम होता है जिसमें ये 5 माइक्रोमीटर पे पहुंचता है। ठीक है जी, ये भी हो गया। अच्छा, देन अनदर फीचर क्या हो सकता है? अच्छा जी, ग्रेनम ज्यादा फोल्डेड होंगे तो क्या फायदा होगा? सरफेस एरिया ज्यादा होगा। उसका क्या फायदा होगा? सर ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी। क्लोरोफिल ज्यादा हो जाएगा। क्लोरोफिल सर, ज्यादा होगा। हाँ, तो आप कह सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं। एटीपी synthesis also takes place in chloroplast. क्लोरोप्लास्ट भी एटीपी बनाता है, याद रखो, लेकिन कहां पर? इट इज या इट occurs in the thylakoid membrane. बेटा बताओ जरा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी कहां बन रही थी? क्रिस्टिया पे। क्रिस्टा पे। और यहाँ कहां बन रहे हैं? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। याद होना चाहिए, भूलना नहीं है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है? ओके सर। तो अगर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एटीपी बन रही है तो अब आपको कहानी समझ में आनी चाहिए। अगर क्रिस्टा का सरफेस एरिया ज्यादा था, फॉर मोर एंजाइम रिएक्शंस, इसका मतलब है यहाँ पर भी यही वर्ड इस्तेमाल होगा, मोर सरफेस एरिया फॉर मोर एंजाइम रिएक्शन, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस चाहिए होगा एटीपी बनाने के लिए, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा। आपकी बात भी ठीक है कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी ज्यादा होंगे, और पिगमेंट ज्यादा होंगे तो ज्यादा लाइट एब्जॉर्प्शन होगी, ज्यादा लाइट एब्जॉर्प्शन होगी तो ज्यादा एटीपीज बनेंगे, और ज्यादा एटीपीज के लिए ज्यादा एंजाइम्स का होना भी जरूरी है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है, इसको हम फिर परस्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, फिजिकल क्लास में इंशाल्लाह। लास्ट स्लाइड शेयर कर दें प्लीज। यार सर ये प्लीज ये पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। कौन सी पीडीएफ? ये पीडीएफ थोड़ी है, तो मैं खुद बना रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ। जी जी, यही मतलब नोट्स।
नोट्स की मैं आपके पास बुकलेट, जब आप कॉलेज आएंगे इंशाल्लाह आपको पहली बुक मिल जाएगी, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, डोंट वरी। ठीक है। सर ओके अब जो सर, थैंक दूसरी यू, वाली अल्लाह हाफिज। क्लोरोप्लास्ट की और share कर दें। ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं आपके साथ बाद में शेयर कर लूंगा, तो फिर आप अपनी मर्जी से घर में आराम आराम से देखते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। ठीक है। Okay, sir. अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। सर ये क्लोरोप्लास्ट वाला पार्ट दिखा देंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लें। लगता है तुम्हें मेरी ड्राइंग पसंद आ गई, ऐसे ड्राइंग की वजह से बना रहे हो। चलो बना लो भाई। थैंक यू सर। वेलकम, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।